हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ये जो मैं लिखी हूँ E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो इसका पूरा क्वेश्चन मैं एक बार बोल देती हूँ। क्वेश्चन ये है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर निगमित कीजिए और आपेक्षिकीय संवेग व ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसका थ्योरी लिखेंगे। तो उसको मैं एक बार बोल के बता देती हूँ, आप लोग सुन के लिख लो। तो इसका थ्योरी क्या हो जाएगा, यदि वेग v से गतिमान m द्रव्यमान के कण पर कोई बाह्य बल लगाता है, बाह्य बल कैपिटल F लगाता है, तो और इसे dx दूरी पर विस्थापित कर देता है, तो बल F द्वारा किया गया कार्य कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। मतलब जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा और जो हमारा बाह्य बल होगा वो दोनों इक्वल होगा। तो हम डी के इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू लिखेंगे यहाँ पे। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो हमारा बाह्य बल F लग रहा है उसके द्वारा जो किया गया कार्य है, ये जो किया गया ये जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है, इसलिए हम इसको डी के इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू लिखेंगे। अब इसके बाद हमारा ये जो कार्य है वो यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, तो मैं सबसे शुरू में बोली थी कि v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के कण पर कोई बाह्य बल लग रहा है और उसे dx दूरी पर विस्थापित कर रहा है। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे कि इसमें हमारा बाह्य बल लगने का काम हो रहा है और उसको dx दूरी पर विस्थापित कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ दो ही काम हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, डी के इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए डी के इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स, इसको मैं दे दी हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ पे न्यूटन का द्वितीय नियम का उपयोग करेंगे। तो हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, F इज इक्वल्स टू एम ए। तो F इज इक्वल्स टू एम ए लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे F इज इक्वल्स टू एम ए लिखी हूँ। तो हम A को डी वी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा वेग में परिवर्तन की दर जो होता है उसी को हम त्वरण कहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी लिखूँगी ए की जगह पे, क्योंकि वो वेग को परिवर्तित कर रहा है। मतलब डी वी हो गया अपॉन डी टी हो गया, वो मतलब उसका क्या प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम डी वी अपॉन डी टी के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू में क्या लिखूँगी, डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ पे देख सकते हैं F इज इक्वल्स टू एम इंटू डी वी अपॉन डी टी। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि A इज इक्वल्स टू हमने डी वी अपॉन डी टी रखा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हमारा F का वैल्यू निकल गया, तो इस F की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे यहाँ पे F की जगह पे। तो मैं यहाँ पे इसी को पुट करके यहाँ पे लिख रही हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में F का वैल्यू रखा है। उसके बाद मैं क्या की हूँ कि जो हमारा D अपॉन डी टी है उसको साइड में लिख के M और V को एक साथ लिखी हूँ इंटू डी एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने T के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन किए हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं M को मान लेती हूँ फर्स्ट पर्सन और इसको V को मान लेती हूँ सेकंड पर्सन, तो इसमें हम डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, पहले को लिखा और दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को लिखा और पहले का अवकलन, तो ये हो जाएगा। टी के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम को लिखेंगे वैसी और वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। फिर वी को वैसी लिखेंगे, फिर एम का करेंगे, फिर डी एम अपॉन डी टी हो जाएगा और ये डी एक्स का वैसी रहेगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब हम ये डी एक्स को अंदर गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एम डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स प्लस वी डी एम अपॉन डी टी इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, इसको अंदर गुणा किए तो ये इतना वैल्यू मिल गया हमको। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये जो डी एक्स अपॉन डी टी को एक साथ लिखा है और ये डी वी को साइड में लिखा है, वैसे यहाँ पे भी किए हैं कि डी एम को साइड में लिखे हैं और डी एक्स को डी टी के साथ लिखे हैं। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हम जानते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने ऐसा किया है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, एम वी डी वी प्लस वी, और इसको भी वी लिखेंगे तो ये इंटू में है तो ये वी स्क्वायर हो जाएगा
फिर DM मिलेगा हमको। तो इसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो देखिए हमें इतना वैल्यू मिला, इसको मैं दे दी हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानते हैं कि हम इसको ये वाला फार्मूला को जानते हैं और इसको प्रूफ करके भी दिखाया था। तो m इज इक्वल्स टू m0/1 माइनस v² इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला में ये जो हमारा m है ये कण का द्रव्यमान है, और ये m0 है ये विराम द्रव्यमान है, और ये v तो वेग है, और c क्या है, प्रकाश की चाल है। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसको हम क्या करेंगे कि m0 है उसको यहीं पे रखेंगे, और ये जो हमारा डिवाइड में √1 माइनस v² है उसको इधर m के साथ इंटू में भेज देंगे, ये इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, इसको मैंने इधर पक्षांतर कर दिया तो m√1 माइनस v² इज इक्वल्स टू m0 बचा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने दोनों का वर्ग कर दिया है। तो वर्ग करेंगे तो ये m² हो जाएगा, और ये वर्ग करेंगे तो ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस v² और इधर m0 का स्क्वायर। तो अब क्या किए हैं देखिए, अब यहाँ पे हम इसको इधर गुणा करेंगे तो c² माइनस v² में c² आएगा। तो ये जो अपॉन में और c² आएगा उसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो बचेगा क्या हमारे पास m² c² माइनस v², और ये जो नीचे का जो c² था उसको इधर ट्रांसफ़र कर दिए तो m0² और c का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये m² का इधर अंदर गुणा कर दिए हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास m² c² माइनस m² v² इज इक्वल्स टू m0 का स्क्वायर और c का स्क्वायर। इसको मैं दे दी हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 का अवकलन करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो हमारा c है वो एक कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो इधर का जो वैल्यू है हमारा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा ये, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इसका जब हम अवकलन करेंगे तो m का होगा, क्योंकि c तो एक कांस्टेंट है, तो ये इंटू में है तो इसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे। तो ये c² वैसे लिखा है, और जब m² का करेंगे तो 2 आएगा सामने, फिर बचेगा m, फिर हम इस m का और करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा dm हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस, उसके बाद m² v² है, यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट नहीं है तो मतलब यहाँ पे दोनों का होगा। तो यहाँ पे हमने क्या मतलब कैसे किया यहाँ पे अवकलन, इसको मान लिए फर्स्ट, इसको मान लिए सेकंड। आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, m² का पहले किए हैं तो यहाँ पे 2 आएगा सामने m, और dm और v² वैसे, फिर प्लस m² को वैसे लिखेंगे, उसके बाद v² का हो जाएगा तो 2v और dv हो जाएगा। और यहाँ पे m0 इज इक्वल टू 0 होता है, और c हमारा कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। तो अवकलन करने पर हमें इतना वैल्यू मिला है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे कि ये जो हमारा ब्रैकेट में है उसको हम ओपन करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको पहले ओपन करके लिखें तो इतना मिला हमको। अब यहाँ पे हम ये वाला को इधर ट्रांसफ़र कर दिए, तो क्या हो गया, ये माइनस में था तो इधर जाके प्लस हो गया, तो m² 2v dv, और इधर का वैसे सेम टू सेम उतार दिए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सभी में दोनों पक्ष में 2m का भाग दे देंगे। जब हम यहाँ पे 2m से भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ m है, एक कटेगा m और ये वाला 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे एक m बचेगा। तो इधर हमारे पास क्या बचा, c² dm माइनस dm v² इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक m बचा और एक कट गया और ये 2 भी कट गया, तो बचेगा क्या mv dv। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम ये वाला dm v² को इधर ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और इसको यहीं पे लिखेंगे। तो अब इसके आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। तो हमने जो इक्वेशन नंबर 2 निकाला था
वो उसको आप लोग देखिए। और ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 4 है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो मैं क्या बोली थी, जिसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है उसका राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाता है। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या था, तो ये देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 2 ये था, डी के इज इक्वल्स टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। तो इक्वेशन नंबर 4 में भी हम इतना ही वैल्यू निकाले हैं। तो इसका राइट हैंड साइड डी के है और उसका राइट हैंड साइड क्या था, सी स्क्वायर डी एम। तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो उसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 से हमने इसको लिखा है। अब हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो हमारा वेग है और जो हमारा द्रव्यमान है वो शून्य था। तो अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करने के लिए इसको बोलेंगे कि जो हमारा वेग शून्य से बढ़कर v हो गया है और जो हमारा द्रव्यमान m0 था वो बढ़कर m हो गया है। तो हम इसके बाद इसके कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना हो रहा है उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने वही चीज़ को लिखा है। वेग जो है हमारा v से 0 से v बढ़ रहा है और द्रव्यमान m0 से m बढ़ रहा है। तो हम कण की गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि हो रहा है उसको यहाँ पे निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो d के इज इक्वल्स टू m0 से m बढ़ रहा है c स्क्वायर dm। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डी के का तो k हो जाएगा और ये c स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, डीएम। तो जब हम डीएम का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ एम बच जाएगा। तो उसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको कॉमन निकाला था। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे एम बचेगा और ये उसका लिमिट है। तो अब हम अगले स्टेप में क्या किए हैं, हमने इस एम की जगह पे इसका लिमिट लगा दिया है। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट। तो इसके बाद हमने क्या किया है, जो ये सी स्क्वायर है उसका अंदर में गुना कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट का स्क्वायर। इसको मैं दे दी हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा v इज इक्वल्स टू 0 पर जो हमारा स्थितिज ऊर्जा होगा वो m0 c स्क्वायर होगा। ये हमारा स्थितिज ऊर्जा है और हमने यहाँ पे अभी कुछ देर पहले काइनेटिक एनर्जी या गतिक ऊर्जा को हमने निकाला था, जो हमारा k इज इक्वल्स टू क्या आया था, mc स्क्वायर माइनस m0 c का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कुल ऊर्जा निकालेंगे, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है और जो हमारा स्थितिज ऊर्जा और जो हमारा गतिज ऊर्जा है उसको हम दोनों को प्लस कर देंगे और उसके बाद हमारे पास टोटल कितना ऊर्जा आ रहा है उसको हम निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो गतिज ऊर्जा था, जो काइनेटिक एनर्जी था, उसको हमने क्या निकाला था, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी का स्क्वायर। और जो हमारी स्थितिज ऊर्जा था, पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम क्या निकाले थे, एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमारा इतना मिला था। अब यहाँ पे हम क्या कहें, ये देखिए हमारा ये प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, तो दोनों आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या, एम सी स्क्वायर। और हमको यही प्रूफ करके दिखाना था कि ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी को हम क्या लिखेंगे आगे कि उपयुक्त समीकरण आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण दर्शाता है। यही हमारा आंसर है और ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया है। तो थैंक यू।